Jai Hind and good morning all of you. In last lecture we had already discussed about the states of matter. So today we will discuss about the mixture and pure substance, element and compounds. Okay. In this chart there is matter and matter can be of mixture or pure substance. So water, suppose if you have water in beaker, then only water is there, only one kind of molecule is there, H2O, and all molecules will be similar like H2O, so it will be pure substance. And if you have salt or sugar, then only one salt is there, then that is pure. And if you have sugar only, then that is also pure. But if we will mix salt or sugar in water, that will be solution, and that is called mixture. Means there should be two kind of molecules in a mixture. Okay, so don't get confused that water have H2O, so there is hydrogen atom and oxygen atom, so it will be mixture. It is wrong. Okay, if one type of molecule is there, that is pure substance. Only water is there, then it will be pure substance. And if water is mixed with alcohol, that will be mixture, for example. So in mixture there is homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Homogeneous mixture means homo word is used for similar one. Okay, homo means same, hetero means different. So homogeneous mixture means when solute is dissolved in solvent completely and in uniformly. Uniformly means if we are adding sugar in water, then water will be dissolved in water, sugar will be dissolved in water completely. And if you will shake that sugar, then sugar will be completely distributed from bottom to top. Means anywhere in that glass of water, we can calculate that sugar will be equally distributed. That is called uniformly. Okay, means वो शुगर या सॉल्ट का कंटेंट सॉल्यूशन में कहीं भी प्रेजेंट होगा तो वो इक्वल अमाउंट में होगा. ऐसा नहीं हो सकता कि नीचे ज़्यादा हो और ऊपर कम हो. ओके, सपोज in your daily life generally you are adding sugar in your cup of tea. Okay, then if you will not shake that sugar, then you will observe that last sip जो होता है टी का वो ज़्यादा शुगर होती है उसमें, वो ज़्यादा मीठा होता है, और स्टार्टिंग में आपको वो उतना मीठा नहीं लगता. दैट इज़ बिकॉज ऑफ हेट्रोजीनियस सोल्यूशन. यानी अगर आपने उसको पूरी तरह से मिक्स नहीं किया है तो वो स्टार्टिंग में आपको टेस्ट कम आएगा और लास्ट वाले सिप में सबसे ज़्यादा टेस्ट आएगा. यानी कि उसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर. विदाउट शेकिंग या उसको हमने पूरी तरह से स्टर नहीं किया, चलाया नहीं है, तो वो हेट्रोजीनियस होता है. हेट्रोजीनियस का अनदर एग्जांपल अगर आपको देखना है तो वो आप कर सकते हैं. सॉयल लें, थोड़ा सॉयल को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो कुछ टाइम के लिए वो लगेगा कि मिक्स हो गया, बट आफ्टर फ्यू मिनट्स सॉयल पार्टिकल्स विल गेट सेटल्ड ऑन द बॉटम ऑफ द कंटेनर. वो चॉक पाउडर भी हो सकता है या सॉयल. ऐसी चीज़ों को अगर आप वाटर में मिलाते हैं तो वो थोड़ी देर बाद बॉटम पे डिपॉजिट हो जाता है. दैट इज़ हेट्रोजीनियस. यानी वो सॉल्ट के तो पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाता है, शुगर भी पूरी तरह डिज़ोल्व हो जाता है, बट सॉयल और चॉक जो है वो पूरी तरह से डिज़ोल्व नहीं होते. तो जो पूरी तरह से डिज़ोल्व नहीं होते वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, और जो पूरी तरह डिज़ोल्व हो जाते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं. प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट और कंपाउंड भी होते हैं. प्योर सब्सटेंस हो सकता है कि वो एलिमेंटल फॉर्म में हो. एलिमेंटल फॉर्म का मतलब लाइक ओनली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और कॉपर और सोडियम. ओके, दीज आर कॉल्ड एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. यानी ये सिंगल जब होते हैं, सिर्फ एच है, अगर हाइड्रोजन है एच एच एच, सिर्फ एच है वहाँ पर, तो वो क्या होगा, प्योर है. और अगर एच के साथ कंबाइन हो जा रहे हैं एच, तो वो H2 बना ले रहे हैं, हाइड्रोजन गैस बना ले रहे हैं, तो वो भी क्या है, प्योर फॉर्म में है. लेकिन हाइड्रोजन के साथ अगर हम ऑक्सीजन भी मिला दे रहे हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होगा, मिक्सचर. और अगर ये दोनों कंबाइन होकर रिएक्ट करके वाटर बना लेते हैं H2O, और वहाँ पर सिर्फ H2O मॉलिक्यूल होगा, तो वो भी क्या होगा, प्योर सब्सटेंस होगा. ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर होने के बाद वो मिक्सचर ही रहेगा. अगर दोनों चीज़ें रिएक्ट कर जाती हैं H2 और O2, तो रिएक्ट करने के बाद वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा, और वहाँ सिर्फ एक ही टाइप का मॉलिक्यूल होगा, वाटर मॉलिक्यूल, तो उसे हम बोलेंगे प्योर सब्सटेंस. ओके, बिफोर रिएक्शन इट विल बी मिक्सचर, बट आफ्टर रिएक्शन इट विल बी water vapors, so it will be
प्योर सब्सटेंस, वाटर लिक्विड में हो या पेपर में हो। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड आपस में एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो कंबाइन होने के बाद मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, और मॉलिक्यूल दो या दो से ज़्यादा भी हो जाता है, और जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं, कई सारे एटम्स यानी कंबाइन हो जाते हैं, तो कंपाउंड फॉर्म होता है। कंपाउंड का एग्जांपल है, बेटर एग्जांपल, शुगर एंड ग्लूकोज। शुगर जो आप यूज़ करते हैं और ग्लूकोज, और उनका फार्मूला आपको पता होगा आई थिंक, C6H12O6, दैट इज़ ग्लूकोज, and C12H22O11, that is sugar. Okay, so what is atom? एटम क्या होता है? आपको पता है कि कोई भी मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, वो पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट किसे बोलते हैं? एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यानी एलिमेंट हम बोलते हैं जब सिंगल हाइड्रोजन है, उसके एटम्स हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब अलग अलग एटम एटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कॉपर एंड सोडियम। ओके, जब ये एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, सपोज एग्जांपल देखिए, एन एटम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ अनदर एटम ऑफ हाइड्रोजन, देन इट विल फॉर्म H2। हाइड्रोजन में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, अनदर हाइड्रोजन में भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। व्हेन दे विल शेयर देयर इलेक्ट्रॉन, देन दे विल कंप्लीट देयर डुप्लेट। डुप्लेट कंप्लीट होने के बाद ये स्टेबल हो जाते हैं, और दो इलेक्ट्रॉन जब इन्वॉल्व होता है तो कितना बॉन्ड बनता है? वन बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, मीन सिंगल बॉन्ड विल हैव टू इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नेक्स्ट इज ऑक्सीजन। O and O will combine and form O2, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस के लिए देखिए, O में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 4 5 6। अनदर ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होते हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर करेगा, और इसे भी 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करेगा, तो शेयर्ड एरिया में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, so there will be double bond in oxygen gas or oxygen molecule. So it is representation of atom and molecule. एटम्स आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, और मॉलिक्यूल्स दो या दो से ज़्यादा एटम्स उसमें कंबाइन हो सकते हैं, और कई टाइप के जब एटम्स कंबाइन हो जाते हैं, उनका नंबर ज़्यादा होता है, तो उसे हम कंपाउंड भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स जब होने लगता है तो उसे हम कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स का मतलब जब कंपोजिशन बढ़ जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पर वो बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट इस प्रॉपर्टी किसी भी मैटर की, जैसे आपने मैटर के बारे में पढ़ा था कि सॉलिड, लिक्विड, गैस हो सकता है, उनके अरेंजमेंट पर, उनके बीच में कितना स्पेस होता है, उनके बीच में कितना अट्रैक्शन होता है, इस पर डिपेंड करता है कि उनकी प्रॉपर्टी कैसी होती है। और सभी सारे भी जितने भी एटम्स होते हैं उन सब में यूनिक प्रॉपर्टी होती है, उनके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सिमिलर भी हो सकते हैं, और कुछ ना कुछ डिफरेंस भी होता है उसमें। ठीक है, किसी भी चीज़ में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में, तो डिफरेंट एटम्स में डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ओके, उनमें एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, उसी को हम डिस्कस करते हैं इसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में। एवरी सब्सटेंस हैज़ यूनिक और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, यानी उसकी उसी प्रॉपर्टी की वजह से हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। इट कैन बी फिजिकल और केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स फिजिकल अपीयरेंस, जहाँ से आप जानते हैं कि जैसा वो दिखता है। इट मीन्स इट कैन बी कलर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स वो कितने कम वॉल्यूम में उसमें कितना ज़्यादा मास है, उसकी डेंसिटी हाई होती है। मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट भी कब हाई होता है? जब कोई चीज़ ज़्यादा स्ट्रांग होती है, उसके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो वहाँ बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाता है। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कंपोजिशन है। कंपोजिशन मीन्स वो किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। अगर उसके रिएक्शन हम कराते हैं, यानी कंबशन रिएक्शन, जैसे उसे जलाते हैं अगर, तो उससे जलने के बाद, यानी बर्निंग रिएक्शन या कंबशन के बाद उसमें क्या क्या प्रोड्यूस होता है, उससे हम उसे जज कर सकते हैं उसके उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे और उससे क्या फॉर्म हो रहा है प्रोडक्ट। रिएक्शन विद एसिड्स एंड बेसेस। ठीक है, जनरली अगर किसी की प्रॉपर्टी पता करनी होती है तो हम उसका कंबशन रिएक्शन कराते हैं, उसके एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं, यानी उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उसके रिएक्शन एसिड से और बेस से कराते हैं कि वो एसिडिक इन्वायरमेंट में कैसा रिएक्ट करता है, क्या फॉर्म करता है, और बेसिक इन्वायरमेंट में क्या फॉर्म करता है। ओके, फॉर नॉलेज हम ऐसे रिएक्शन करा के उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी पता करते हैं। तो किसी भी कंपाउंड के बारे में स्टडी करने से हमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए, फिर हम उस पर वर्क स्टार्ट करते हैं। ऑल ऑफ यू नो अबाउट SI यूनिट टेबल।
सबको पता है कि जो भी चीज़ें हम मेज़र करते हैं मेज़रमेंट के लिए एसआई यूनिट्स यूज़ करते हैं। इसमें एक टेबल है जो आपके बुक से एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। इसके बारे में आपको सबको पता है। लेंथ के लिए हम स्मॉल एल यूज़ करते हैं, दैट इज़ मेजर्ड इन मीटर एंड सिंबल इज़ स्मॉल एम। मास स्मॉल एम, इट इज़ मेजर्ड इन किलोग्राम एंड सिंबल इज़ केजी। टाइम टी measured in second, that is small s. Electrical current I, unit is ampere denoted by capital A. थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, दैट इज़ नॉर्मल टेम्परेचर जो हम मेज़र करते हैं, ठीक है। किसी भी रिएक्शन के लिए हम थर्मोडाइनमिक बोलते हैं, यानी उसकी कंडीशन कैसी कंडीशन होती चाहिए, टेम्परेचर प्रेशर और भी फैक्टर्स होते हैं, इसलिए इसको थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर लिखा हुआ है। इट वाज सेम, ओके, वही टेम्परेचर है जो आप जानते हैं। केल्विन, मेजर्ड इन केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस n mole, it is represented by mol. luminous intensity, luminous intensity का मतलब है ये नया आपके लिए, it is its symbol is IV. candela is unit and CD is symbol for its unit. ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब है कि कोई सी चीज़ को जब आप जलाते हैं तो वो वहाँ से लाइट निकलती है, जैसे आप कैंडल को बर्न करते हैं तो वहाँ से भी लाइट निकलती है। वैसे किसी चीज़ की इंटेंसिटी का मतलब है कि वो कितनी इंटेंस लाइट वहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, यानी कितनी ब्राइट लाइट, ठीक है। इंटेंसिटी का मतलब होता है जैसे सनलाइट में आप कहते हैं कि बहुत तेज़ धूप होती है जब समर में, तो हम बोलते हैं कि इंटेंस लाइट है, तो उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, तो उसे भी मेज़र किया जाता है कि अगर लाइट है तो वो कितनी इंटेंसिटी की है। ओके okay, next is again you have to draw this table, but इस टेबल में बहुत लंबी लिस्ट है, ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज कि आपको सब पढ़ना है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको रेगुलर यूज़ में आ चुका है आपके कुछ, और आपको कुछ याद रखना है जो ज़्यादा यूज़ में आता है, मैं इसमें इंडिकेट कर देता हूँ, वही आपको कॉपीज़ में लिखना है। ओके, सो 10⁻⁻15 इज़ फेमटो, 10⁻12 इज़ पीको, 10⁻9 इज़ नैनो, इट इज़ कॉमन, नैनो सबको पता होगा, 10⁻9 नैनो स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, पी को बाई पी, फेमटो बाई एफ। 10⁻6 बाई माइक्रो, that is micron. 10⁻³ is milli, small m. 10⁻² is centi, small c. 10⁻1 is deci, and 10 is deca, that is da. Okay, up to that you can memorize, आपको ये याद रखना है यहाँ तक। फिर देखिए इसमें आपको किलो, मेगा, गीगा भी याद होगा। ओके, सो यू कैन राइट दैट 10⁻³ is kilo, 10⁻6 is mega, 10⁻⁻9 is giga, and 10⁻12 is tera, and 10⁻15 is also simple, that it is peta. ओके, तो ये भी याद रख सकते हैं आप, तो इनको स्पेशली जो मैंने इंडिकेट किया है इनको आप कॉपी में लिख लीजिएगा। एंड नेक्स्ट इज़ डेंसिटी, इट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पहले पढ़ चुके हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ओके, डी इज इक्वल टू एम बाई वी, दैट इज़ वेरी कॉमन फार्मूला। अब आपको डेंसिटी की यूनिट क्या होती है अगर पता है तो इट्स बेटर, अदरवाइज आपको याद ना हो तो आप इस फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि मास मीन्स, मास किस में मेज़र किया जाता है, केजी में, एंड वॉल्यूम इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम ml में, लीटर में, या सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में भी इसे मेज़र कर सकते हैं। अगर ये मीटर क्यूब है, ये ऊपर जाएगा तो ये m पे पावर -3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ टेम्परेचर यूनिट्स, जनरली सबको पता है ये भी कि कॉमन है कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन में हम टेम्परेचर यूनिट्स को मेज़र करते हैं, और सबसे कॉमन क्या है, सेल्सियस में, जो आप जानते हैं, और सेल्सियस को हम केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल फार्मूला, याद होगा आपको, 9th में भी पढ़ा आपने, K इज इक्वल टू C + 273.15, यानी सेल्सियस में टेम्परेचर जो भी हो उसमें हम 273.15, या कभी कभी इसमें 273 भी दिया होगा बुक में, सो डोंट गेट कन्फ्यूज। 0.15 कभी दिया होता है, कभी नहीं दिया होता है, अगर आपको पता है और आप यूज़ करते हैं तो इट्स बेटर, otherwise you can use 273 also. Okay, so K is equal to C plus 273.15, सेल्सियस के टेम्परेचर में आपको ये ऐड करना है, then you will get that temperature in Kelvin। और केल्विन को सबसे परफेक्ट माना जाता है इसमें, यानी स्टैंडर्ड माना जाता है, क्योंकि
उसका एक रीज़न है कि सेल्सियस तो माइनस में भी ये टेम्परेचर जा सकता है, बट केल्विन में 0 केल्विन से ज़्यादा यानी नेगेटिव में टेम्परेचर कभी मेज़र नहीं करते. इन केल्विन देयर इज़ नो नेगेटिव टेम्परेचर पॉसिबल. सो केल्विन स्केल इज़ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर. ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लीजिएगा. फिर नेक्स्ट है F इज इक्वल टू 9/5 C. C इज टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32. ये फार्मूला है, इस फार्मूले से आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब अगर आपसे कहा गया हो कि फ़ारेनहाइट से आपको डायरेक्ट केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आपके पास कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है. पहले आप फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला, एंड आफ्टर दैट सेल्सियस विल बी कन्वर्टेड इनटू केल्विन बाय यूजिंग अबव फार्मूला. ऊपर वाले से फिर चेंज कर लेंगे. ओके ओके, नेक्स्ट. सो यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर सम टेम्परेचर. ओके, मैं लिख देता हूँ कुछ टेम्परेचर्स जो आपको कन्वर्ट करना है. 27 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, ओके, एंड -40 डिग्री सेल्सियस. इन तीनों को सेल्सियस को आपको फ़ारेनहाइट में और केल्विन में कन्वर्ट करना है. इट इज़ योर होम असाइनमेंट. ठीक है, होमवर्क में है ये, आपको कन्वर्ट करना है खुद अपनी कॉपी में. ओके, नेक्स्ट इज फॉर मेजरमेंट. For measurement, you have to observe that some volume measuring devices. ये सब ग्लास का बना होता है. ठीक है, इनका 1 by 1 मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए. फर्स्ट वन इज़ ब्यूरेट, सेकेंड वन इज़ पीपेट, थर्ड वन ग्रेजुएटेड सिलेंडर, एंड लास्ट वन इज़ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क. ठीक है, ये सब चीज़, ये चारों चीज़ें लैब में यूज़ होती हैं. जो हम लैब में मिलेंगे आपसे तो हम आपको ये दिखाएंगे. ठीक है, प्रैक्टिकल में जैसे हम यूज़ भी करेंगे फिर प्रैक्टिकल्स में. ओके, तो फर्स्ट क्या है, ब्यूरेट, सेकंड इज पीपेट, ग्रेजुएटेड सिलेंडर, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क. ये ग्लास के बने होते हैं, ये सॉल्यूशन को मेज़र करने में यूज़ किया जाता है. इसी वजह से इनको हम कह रहे हैं वॉल्यूम मेजरिंग डिवाइसेस, क्योंकि लिक्विड सॉल्यूशन को हम इसमें मेज़र करते हैं और इसमें हम यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए. फर्स्ट वन इज़ ब्यूरेट में देखिए लिखा हुआ है ml. ओके, यहाँ ऊपर से हम इसमें फ़नल लगाते हैं, ऐसे फ़नल से हम सॉल्यूशन फिल करते हैं. नीचे यहाँ नॉब है, नॉब को बंद कर देते हैं पहले, फिर इसे फिल कर लेते हैं पूरी तरह से सॉल्यूशन को. इसमें देखिए मेज़र करने को दिया होता है 0 1 2 3 4 5, ऐसे बीच में गैप है. सो डोंट गेट कंफ्यूज कि ये टूटा है, ऐसा नहीं होता. ये दिखा रहा है कि यहाँ 4 के बाद डायरेक्ट मतलब ज़्यादा क्वांटिटी है, तो बहुत लंबा ये दिखा नहीं सकता था, इसलिए इन्होंने ऐसे दिखा दिया गैप करके कि ये ऐसे ही कंटिन्यू होता है, और ये 50 ml तक अप्रॉक्स होता है. ओके, ये नॉब है, यहाँ से आप टाइट कर सकते हैं, जैसे आप टैप यूज़ करते हैं वैसे ही इसे ओपन कर सकते हैं और क्लोज़ कर सकते हैं. तो ये क्लोज़ रहेगा. फिल करने के बाद इसे हम ओपन करेंगे तो यहाँ से सॉल्यूशन इस एंड से बाहर आता है. स्लो ओपन करेंगे तो स्लोली आएगा, ड्रॉप वाइज आएगा. फास्ट करेंगे तो फास्ट आएगा. ठीक है, तो हम इसे यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट्स में. नेक्स्ट वन इज़ पीपेट में देखिए यहाँ से हम यूज़ करते हैं एक रबर कॉर्क कैसे लगा लेते हैं, उसे हम अगर फिंगर से पुश करेंगे, ठीक है, पुश करने से यहाँ पर कोई सोल्यूशन होगा जिसे हमें उसमें फिल करना है, तो वो सोल्यूशन इसमें फिल हो जाता है. और यहाँ देखिए लिखा हुआ है 25 ml. इट इज़ रिटन हियर. इसमें पहले ही लिखा होता है कि ये कितने वॉल्यूम के लिए है और कहाँ तक फिल करना होता है. यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको दिखेगा ये मार्क लगा हुआ है, ये मार्क लगा हुआ है कि यहाँ तक आपको फिल करना है, और ये सॉल्यूशन यहाँ तक आपको सक करना है इससे. ठीक है, रबर कॉर्क से या कभी कभी माउथ से भी सक करते हैं इसे, और यहाँ तक केमिकल आता है जब इसका लेवल फिल होते हुए, तो हम यहाँ पर रुक जाते हैं. तो ये फिक्स है कि ये मार्क तक ही फिक्स करके और फिर आप इसे ऊपर उठाते हैं. ठीक है, फिर पंप को आप पहले पुश करिए रहेंगे, फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे, सॉल्यूशन फिल हो जाएगा वहाँ तक. उसके बाद आपको जिस कंटेनर में भी वो फिल करना हो उस कंटेनर में आप उसे फिर ले जाके फिल कर लेते हैं. ठीक है, कि तो आपको पता चल जाता है कि वो जो सॉल्यूशन आपने लिया वो कितने ml है, 25 ml. नेक्स्ट वन इज़ ग्रेजुएटेड सिलेंडर. इसमें दिख रहा है आपको ऊपर से ओपन है, ये नीचे से बेस लगा हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ रिटर्न है 100 ml. 100 ml मेजरिंग सिलेंडर, यानी ये मेजरिंग सिलेंडर ग्लास का बना होता है, और ये फिक्स है कि अगर आप यहाँ तक इसमें कोई सोल्यूशन फिक्स करते हैं यानी फिल करते हैं तो वो 100 ml ही होगा.
ठीक है, इसे मेजर्ड माना जाता है। यानी ग्रेजुएटेड का मतलब ये ऑलरेडी कैलिब्रेटेड होता है। कैलिब्रेटेड का मतलब है कि इसे मेज़र किया गया है, फिक्स है कि अगर यहाँ तक फिल करेंगे तो उसमें इतना ही वॉल्यूम आ सकता है 100 ml। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं कि आप स्केल यूज़ करते हैं, जो स्केल आप यूज़ करते हैं लाइन खींचते हैं जिससे सेंटीमीटर में कि 1 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, उससे देख के, तो वो भी क्या है, उसे भी मेज़र करके उसमें मार्क लगा दिया गया। अब आप उसका यूज़ बार बार करते हैं और आपको ऑथेंटिक वो आपने मान लिया कि हाँ उसे क्या किया हुआ कैलकुलेट करके, यानी उसे पहले ही ऑथेंटिक मान लिया गया है कि उसे हम यूज़ करें यानी कि वो सही होगा। तो वैसे ही इसे भी ऐसे बनाया जाता है, ठीक है, मेजरिंग सिलेंडर को। नेक्स्ट इज़ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। यहाँ से देखिए ये कैप लगा हुआ है, कैप ओपन हो सकता है, ठीक है, ये कैप बाहर निकल आएगा और ये यहाँ से फिल हो सकता है, इसमें हम सोल्यूशन फिल कर सकते हैं। इट इज़ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क एंड लिखा है इस पर 1 लीटर। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कितने का है ये, 1 लीटर। ऐसे 5 लीटर या 250 ml 100 ml ऐसे भी आते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के, डिफरेंट वॉल्यूम के। तो 1 लीटर का है तो इसमें हम ये इसमें भी मार्क लगा हुआ है, देखिए यहाँ तक आपको फिल करना होता है सोल्यूशन। तो कोई भी सोल्यूशन अगर आपको मेज़र करना है इसमें कर सकते हैं और इसमें हम इसमें सोल्यूशन बना भी सकते हैं। सपोज़ आपको 1 ग्राम NaCl लिया आपने, सॉलिड NaCl पहले आपने इसमें रख लिया थोड़ा सा NaCl यानी 1 ग्राम वे करने के बाद, फिर आपने इसमें वाटर ऐड करना शुरू किया। सपोज़ वाटर में आपको एक्वा सोल्यूशन बनाना है तो थोड़ा सा वाटर लेके इसमें शेक करते हैं ताकि वो NaCl इसमें डिज़ोल्व हो जाए। फिर बाद में हम इसे वाटर कंटेंट जो होगा आपके पास वाटर से फिल करते जाएंगे और इसे फिल धीरे 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 फिल करते ताकि पूरी तरह से वो डिज़ोल्व हो जाए। और फिल करते हुए कहाँ तक आना है, उस मार्क तक आना है। तो हमें पता है कि वो 1 ग्राम NaCl जो है वो पूरी तरह से अब वाटर में डिज़ोल्व हो गया और ये टोटल वॉल्यूम कितना बनता है, 1 लीटर। ओके, तो ये हो गया वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जिसे हम सॉल्यूशन बनाने में यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो मेजर्ड, पहले से ये फिक्स किया गया है। ओके, थैंक यू, वी विल कंटिन्यू दैट टॉपिक इन नेक्स्ट लेक्चर।